दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खतरनाक बीमारी की। भारत में यह बीमारी अभी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अभी दुनिया में अभी तक इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं खोजा गया है। अगर फर्स्ट स्टेज या सेकेंड स्टेज में पता चलता है तो ही इसका इलाज संभव है, नहीं तो नहीं संभव है। बहुत से कम लोगों को ही इस बीमारी के हो जाने के बाद बचाया जा सका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैंसर की। कैंसर बहुत तरह का होता है, जैसे कोलोन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ल्यूकीमिया, ट्यूमर्स, सिस्ट वगैरह वगैरह। हम आज के एपिसोड में सभी कैंसर्स के बारे में बात करेंगे। डिटेल से जानेंगे कि कैंसर कैसे होता है, क्यों होता है, इसकी पहचान क्या है, और इसके लिए ये एपिसोड कुछ लंबा हो सकता है। तो उम्मीद करूँगा कि आप पेशेंस के साथ मेरी बातों को सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कैंसर के विषय में। सबसे पहले हम जानते हैं कि कैंसर होता क्या है, कैसे होता है। जब आपको कट लग जाता है, मतलब अगर कहीं कट जाता है तो फिर नए सेल्स बनते हैं और जो मृत सेल्स को बदल देते हैं। मतलब अगर आपको कहीं से कट जाता है तो सेल्स डेड हो गए, उसके जगह तुरंत नए सेल्स बन जाते हैं और उसका जगह ले लेते हैं। सेल्स का बनना तब बंद हो जाता है जब सही मात्रा में बन जाते हैं। मतलब जितने सेल्स डेड हुए हैं और फिर से नए जब सेल्स बन जाते हैं तब वो ऑटोमेटिक हमारा शरीर वो सेल्स बनाना बंद कर देता है। जब शरीर के किसी अंग में सेल्स लगातार बिना किसी कंट्रोल के बने और बिना किसी कारण के बनने लगते हैं तो वे एक प्रकार का हार्ड ट्यूमर में बदल जाते हैं। दोस्तों, जो हमारा शरीर है ऑटोमेटिक सेल्स को नियंत्रण करता है कि हमें हमारे शरीर को कितने सेल्स चाहिए, कितना बनाना है, कितना नहीं। लेकिन जब ये ऑटोमेटिक व्यवस्था ख़त्म हो जाती है और बिना किसी कंट्रोल के सेल्स लगातार बनते रहते हैं, तब यही सेल्स एक हार्ड ट्यूमर में बदल जाते हैं, जो आगे चलकर कैंसर का रूप हो जाते हैं। ये सेल्स शरीर के दूसरे भागों में चले जाते हैं और वहाँ भी अनकंट्रोल्ड रिप्रोडक्शन करते हैं। मतलब बिना किसी कंट्रोल के लगातार बढ़ते रहते हैं। इस प्रकार कैंसर शरीर में फैलता चला जाता है। डीएनए जो सेल्स के न्यूक्लियस में पाया जाता है, जिसमें सेल ग्रोथ एवं रिप्रोडक्शन के जेनेटिक कोड पाए जाते हैं। जब इस जेनेटिक कोड पर कोई भी निगेटिव प्रभाव, फ्री रेडिकल्स, ऑक्सीडेशन, धुंध, प्रदूषण या अन्य सनलाइट का द्वारा पड़ता है तो उसकी सेल रिप्रोडक्शन कंट्रोल करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। इससे अनकंट्रोल सेल रिप्रोडक्शन शुरू हो जाता है। मैं एक बार फिर दोहराता हूँ, डीएनए जो सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है, जिसमें सेल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के जेनेटिक कोड पाए जाते हैं। डीएनए में ही सेल का ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होता है। जब इस जेनेटिक कोड पर कोई भी निगेटिव प्रभाव, जैसे कि फ्री रेडिकल्स, ऑक्सीडेशन, धुंध, प्रदूषण या ज़्यादा सनलाइट पड़ता है, तब उस सेल का रिप्रोडक्शन कंट्रोल करने की जो क्षमता होती है वो समाप्त हो जाती है। मतलब डीएनए के अंदर जो रिप्रोडक्शन कंट्रोल करने की जो क्षमता होती है वो समाप्त हो जाती है। इससे अनकंट्रोल सेल रिप्रोडक्शन शुरू हो जाता है और शरीर में कैंसर बनना शुरू हो जाता है, शरीर में कैंसर हो जाता है। लक्षण, अब हम बात करते हैं, बहुत से लोगों को फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज में पता ही नहीं चलता है कि उन्हें कैंसर है। तो अब हम बात करते हैं इन सामान्य लक्षणों की। अगर ये समान लक्षण आपके या किसी और परिचित के यहाँ पास हैं तो आप पहचान सकते हैं कि शायद ये कैंसर हो सकता है। कैंसर के लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि कैंसर कहाँ स्थित है और उसकी ग्रोथ क्या है। अधिकतर गांठ के रूप में सूजन होती है। याद रखिएगा कि अधिकतर कैंसर में गांठ होगा, और गांठ के रूप में मतलब जो गांठ होगा उसमें सूजन हो जाएगा। या तो शरीर के अंदर होगा या फिर बाहर होगा। गांठ या ट्यूमर यदि सांस नली या फेफड़े में है तो सांस लेने में रुकावट करेगा। यदि यूरिनरी ट्रैक में है तो यूरिन में रुकावट करेगा। यदि इंटेस्टाइन में है या पेट या कोलोन में है तो
नाइट्रोस्टिल फंक्शन रुक देगा। कैंसर अधिकतर निम्न जगहों में होता है। अब मैं एक लिस्ट दे रहा हूँ, आप रखिएगा कि मैक्सिमम इन्हीं जगहों पर कैंसर होता है। एक होता है ब्रेस्ट कैंसर होता है, फिर गले में होता है, न्यूट्रस में होता है, फेफड़े में होता है, ओवरीज में होता है, इंटेस्टाइन में होता है, प्रोस्टेट कैंसर होता है, कोलोन में होता है, त्वचा में होता है, लीवर होता है, ब्लैंडर होता है, हड्डियों में होता है और पैंक्रियाज में होता है। मतलब मैक्सिमम इन्हीं जगहों पर कैंसर होता है। यदि कैंसर शुरुआत में डिटेक्ट हो जाए तो उपचार की अधिक संभावना है। यदि फर्स्ट स्टेज में पकड़ी गई तो उपचार की संभावना है, थर्ड स्टेज में जाते जाते तो फिर बहुत ही मुश्किल है। इसलिए आवश्यक है कि रेगुलर चेकअप करवाया जाए। अब हम बात करते हैं कि शुरुआत में क्या लक्षण होते हैं, मतलब अगर फर्स्ट स्टेज में है तो क्या लक्षण होंगे। सबसे पहला लक्षण होगा बिना किसी कारण के वजन कम होगा, मतलब आपका वजन अचानक से कम होने लगेगा। ठीक है, बिना किसी कारण के, मतलब अगर आप वजन नहीं भी कम कर रहे हैं, आपका सारा डेली रूटीन सेम टू सेम है और उसके बाद ही वजन कम हो रहा है, तो आपको सचेत होने की ज़रूरत है। हो सकता है कि ये कैंसर हो। दूसरा, अल्सर या त्वचा का लगातार 3 हफ्ते तक रंग बदलना या फिर दुखना, मतलब बॉडी में पेन है या फिर अल्सर घाव जैसा है या फिर त्वचा का जो कलर है वो 3 हफ्ता तक रंग बदलता है। त्वचा पर आए हुए दाग में खुजली होना या खून निकलना। त्वचा पर कभी कभी दाग आ जाते हैं, उन पर खुजली होने लगता है या खून निकलने लगता है। त्वचा पर आए हुए दाग में खुजली होना या खून निकलना, बार बार सिर दर्द की शिकायत होना, किसी भी खाने को गटकने में परेशानी होना, खून के साथ कफ निकलना, सांस लेने में परेशानी, लगातार पेट में दर्द, टेस्टिकल्स का आकार बदलना, पेशाब में बिना दर्द के खून निकलना, बार बार टट्टी की आशंका होना, स्तन के आकारों में परिवर्तन होना, निपल से खून निकलना, औरतों के मासिक धर्म के बीच में खून निकलना। 3 प्रकार के कैंसर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। पहला है कार्सिनोमास, जो मूलतः त्वचा, म्यूकस मेम्ब्रेन या ग्लैंडरस में पाए जाते हैं। सुझाव: विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, नियासिन, फोलिक एसिड, सी मिनरल्स, मल्टी मिनरल्स, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अन्य कोलिनाइजम Q10 तथा L-सिनेटाइन, L-मेथिनॉल, L-टायरल, मतलब ये विटामिन लेने चाहिए। अगर आपको त्वचा में उस तरह का खुजली हो रहा हो, दांत खाज खुजली लगातार रह रहा हो, ठीक नहीं हो रहा हो, तब आप ये विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, नियोसिन, फॉलिक एसिड, सी मिनरल्स, मल्टी मिनरल्स, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ले सकते हैं। दूसरा है ल्यूकेमिया, मतलब खून वाला जो कैंसर होता है। इसमें आप सॉल्मन, ओमेगा 3, गार्लिक, हार्ट केयर, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, B12, C, ई एंड मिनरल्स, कॉपर, आयरन, जिंक इत्यादि, ब्रोकली, सेव, ये सब का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा तरह का कैंसर होता है सार्कोमास लिपो। सार्कोमास मसल्स, स्तन, कनेक्टिव टिश्यू या हड्डियों के कैंसर को कहते हैं। लिपोसार्कोमा फैटी टिश्यू का मैलिग्नेंट ट्यूमर है जो पेट में होता है। अगर इस तरह का कैंसर हो जाए तो आपको सुझाव दिया जाता है कि आप विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन ई, साल्मन, ओमेगा 3, मिनरल्स, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम और कोएंजाइम Q विटामिन का प्रयोग करें। इस तरह का कैंसर होने के प्रमुख कारण हैं। कैंसर के सही कारणों की अभी भी पुष्टि नहीं हो पाई है, ठीक है, परंतु यह निश्चित है कि कैंसर का एक प्रमुख कारण सेल्स के अंदर बढ़ा हुआ ऑक्सीडेशन है। चूँकि ऑक्सीडेशन बढ़ने के कई कारण हैं, अतः यह बता पाना अत्यंत कठिन होगा कि किस कारण से कैंसर हुआ। ऑक्सीडेशन के मुख्य कारणों को ऑक्सीडेशन के प्रमुख कारण इस बात के सबूत हैं कि दिमाग, मूड, एटीट्यूड में कैंसर बहुत अहम है, रोल है। ऑक्सीडेशन के प्रमुख कारण, सबसे पहले आपको अगर ऑक्सीडेशन के अलावा अगर अन्य कारण जिनमें कैंसर होता है
इसमें न्यूट्रिशन की कमी होती है। अगर मतलब हमारे खाद्य पदार्थों में कुछ कमी है, सही कैल्शियम पोटेशियम नहीं मिल रहा है, सही विटामिन नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन की कमी है, एक सही संपूर्ण आहार में कैंसर रोगी का मेटाबॉलिक बैलेंस बनाया जा सकता है और उन्हें स्वस्थ किया जा सकता है। डॉक्टर के सलाह से अपने न्यूट्रिशन को हमें सही करना चाहिए। अगर आपको शक है कि कैंसर हो रहा है, कमजोरी लग रहा है, या फिर जितना सिम्टम मैंने बताया उसमें कोई भी सिम्टम है, तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और उसके बताए हुए दवा का सेवन कीजिए। दूसरा होता है, कभी कभी क्या होता है कि बहुत लेथार्जिक हो जाने पर भी कैंसर हो जाता है, जैसे कि कसरत की कमी के कारण भी कैंसर होता है। वह कसरत से नर्वस सिस्टम सुचारू रूप से चलता है, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा सही होता है, लिम्फेटिक सिस्टम से जहरीले पदार्थ निकल कर शरीर से बाहर निकल जाते हैं। मतलब शरीर से पसीना निकलना चाहिए, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। बहुत पसीना नहीं निकलने से भी कैंसर का एक कारण होता है। अब मैं बताता हूँ कि आपको अगर कैंसर का शक हो या संभावना लग रहा हो तो क्या करना चाहिए। कैंसर के इलाज के मौजूदा पद्धति के अनुसार शरीर के जिस अंग में कैंसर हो उसे या तो काट कर निकालते हैं या फिर कीमोथेरेपी द्वारा कैंसरस सेल्स को मारते हैं। कैंसर वाले अंग को काट कर निकाल देने में फिर भी थोड़ा तर्क समझ आता है। हो सकता है कि कैंसर के सेल्स शरीर में आगे ना बढ़े हों, अंग विशेष को काट देने से कैंसर समाप्त हो जाए। अर्थात में इसकी संभावना अत्यधिक कम है, लेकिन फिर भी परंतु कीमोथेरेपी से कैंसरस सेल्स को मारना तभी संभव जब अच्छे और कैंसरस सेल्स को अलग अलग कर सकें या पहचान सकें। अभी तक कीमोथेरेपी से ऐसी विधि को खोज नहीं हो पाई है, सिर्फ कैंसरस सेल्स ही मरे। क्योंकि शरीर में कैंसरस सेल्स की स्थिति उसी प्रकार है जैसे भीड़ में एक आतंकवादी की। अतः क्या उस एक आतंकवादी को मारने के लिए भीड़ पर गोली चलाना उचित होगा? आज कीमोथेरेपी में ही प्रक्रिया चल रही है जिससे कैंसर रोगी न्यूट्रिशन की कमी से मर रहे हैं, क्योंकि कैंसर सेल्स के मुकाबले अच्छे सेल्स ज़्यादा नष्ट हो रहे हैं। यथार्थ रूप में कीमोथेरेपी कैंसर रोगी को मृत्यु प्रक्रिया को और तेज करने में ज़्यादा मददगार साबित हो रहे हैं आजकल। साधारण सी बात है कि दुश्मन से कम और स्वयं के ज़्यादा सैनिकों का वध करने वाली भी कोई फौज युद्ध कैसे जीत सकती है। डॉक्टरों के सलाह पर और उचित दिशा निर्देश पर ही हमें कीमोथेरेपी कराने की ज़रूरत है। प्रायः देखा जाता है कि 3rd स्टेज में जब कैंसर पहुंच जाता है, जब कीमोथेरेपी की जाती है तो पेशेंट बहुत कम बचते हैं। इसका कारण यही है कि कैंसर के सेल्स के साथ साथ हमारे शरीर के आवश्यक सेल्स भी मारे जाते हैं, जिससे शरीर कमज़ोर हो जाता है, हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और जिससे कि मृत्यु हो जाती है। कैंसर को रोकने का सबसे उचित तरीका है डीएनए को रिपेयर करने में, जो अनकंट्रोल ग्रोथ का कारण है। जैसा कि अब शुरू में मैंने आपको बताया, एंटीऑक्सीडेंट्स, न्यूट्रिशन और इम्यूनिटी सिस्टम को सुचारू रूप से बनाने वाले फूड सप्लीमेंट के से सही कॉम्बिनेशन से सेल्स के अंदर से फ्री रेडिकल्स को हटाया जा सकता है और डीएनए को पुनः स्वस्थ कर सेल की ग्रोथ को कंट्रोल किया जा सकता है। आइए हम बात करते हैं कि शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को किस तरह से बढ़ाया जाए। ऐसी वस्तुओं का प्रयोग बंद कर दें जिनमें टॉक्सिन हो, जैसे कि लेड, कैडमियम और मरकरी। डिब्बाबंद खाना, मतलब डिब्बाबंद खाना, लेड वाले खाना एकदम बंद कर देना चाहिए। इससे हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता एकदम कम होती है। अत्यधिक उत्तेजनात्मक केमिकल जैसे पेस्टिसाइड्स और जहरीला औद्योगिक मलबा जैसे केमिकल वाले जो फूड होते हैं, जैसे फलों के ऊपर जो होता है, जो लगा रहता है, वो सारे फलों को इसलिए धोकर ही खाना चाहिए। फल हो गया चाहे सब्जियां हो गई, उन्हें अच्छी तरह से धोकर खाना चाहिए, क्योंकि आजकल सभी फलों और सब्जियों को में पेस्टिसाइड्स डाला जाता है। रिफाइंड शुगर कम से कम प्रयोग करना चाहिए। सेचुरेटेड फैट्स को कम यूज़ करना चाहिए। स्ट्रेस और चिंताओं से को दूर रहना चाहिए। ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए जिनसे कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, जैसे कि विटामिन ए, बीटा कैरोटीन वाले फल, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B6, मिनरल्स, जिंक, क्रोमियम, सेलेनियम, कोएंजाइम, Q10, EPA और GLA का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। इसके अलावा जिनसिंग और एक्निसिया
का सत्व वाले पदार्थों को लेना चाहिए तथा न्यूट्रिएंट युक्त आहार जैसे कि दही, गार्लिक, पत्ता गोभी, हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए तथा मनोवृत्ति भी सकारात्मक होनी चाहिए। अब कैंसर के रोकथाम के लिए कुछ सुझाव हैं। सबसे पहले प्रोटीन पाउडर, इक्निशिया, विटामिन ए, सी, विटामिन ई, साल्मन, ओमेगा के साथ गार्लिक का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। मतलब कैंसर के रोकथाम के लिए प्रोटीन पाउडर, इक्निशिया, विटामिन ए, सी, ई, साल्मन, ओमेगा तथा गार्लिक का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फल, सब्जियां, अनाज खाना चाहिए। मांस, एनिमल फैट का प्रयोग कम करना चाहिए। कम से कम 10 बादाम प्रतिदिन आवश्यक खाना चाहिए। कैंसर विरोधी भोजन में निम्न को आवश्यक शामिल करें: संपूर्ण अनाज, फूल गोभी, ब्रोकली, सेव। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के उपचार के रूप में शुरू करने से पहले कोलोन और इंटेस्टाइन, आंत जिसको बोलते हैं, का डिटॉक्सिफिकेशन के माध्यम से कॉफ़ी बेस एनिमा द्वारा सफाई करना आवश्यक है। डिब्बाबंद खाना, जंक फूड, कटे मांस के ठंडे टुकड़े, चीनी को बंद करना चाहिए। डिब्बाबंद खाना, जंक फूड, कटा मांस का टुकड़ा तथा चीनी का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। हो सके तो चीनी की जगह शहद का प्रयोग करना चाहिए। मैदा, सैचुरेटेड फैट्स का प्रयोग भी बंद कर देना चाहिए। शराब, अल्कोहल, कॉफ़ी, ब्लैक चाय का भी प्रयोग समाप्त कर देना चाहिए। एनिमल प्रोटीन जैसे पोर्क, बीफ का इस्तेमाल एकदम बंद कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त योगर्ट, दूध के अन्य पदार्थ, मूंगफली के प्रयोग में भी कमी करें। दूध के भी अन्य पदार्थ, दही के अलावा दूध के जो अन्य पदार्थ हैं और मूंगफली के भी प्रयोग कम कर देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कैंसर हो रहा है तो कर देना चाहिए। इसके बदले ताज़ी मछली का सेवन अधिक लाभकारी होगा। बहुत से मरीजों को, क्योंकि इसमें मछली में ओमेगा 3 होता है, इसलिए प्रयोग कर सकते हैं। बहुत से मरीजों को इस प्रकार का भोजन पद्धति से भी लाभ पहुंचा है। प्राकृतिक एंटीबायोटिक्स जैसे लहसुन, इक्निशिया का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि इससे शरीर का प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जब खाने में फाइबर की कमी होती है तो भोजन अधिक समय तक कोलोन में पड़ा रहता है, जिससे कि कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त ज़्यादा फैट खाने में गॉल ब्लाडर अधिक एसिड बनाता है, जिससे एकत्रित होने से कार्सियोजेनिक कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। कार्नेल मेडिकल सेंटर न्यूयॉर्क में किए गए शोध कार्य से पता चला है कि भोजन में कम फैट, अधिक फाइबर खाने में कोलोन कैंसर से बचा जा सकता है। कोलोन में ऐसे फाइबर ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होते हैं और जल्दी आगे बढ़ते हैं। गाजर और कुछ अनाजों में पाया जाने वाला इनसाइल्युबल फाइबर अंतड़ियों से उड़ता हुआ निकलता है और अपने साथ जहरीले पदार्थों को भी समेट ले जाता है। इन फाइबर्स की विशेषता यह है कि कार्सियोजेनिक तत्वों को आंतों के लिए हानिकारक होते हैं, उन्हें जल्दी से बाहर निकाल देते हैं। ब्रोकली, फूलगोभी, पत्ता गोभी, पालक, टमाटर, जौ एवं हल्का में भी एंटी कैंसरस न्यूट्रिशन पाया जाता है। अंत में मैं बात करूंगा कि हमें क्या खाना चाहिए। भोजन में अधिक मात्रा में न्यूट्रिशन, नट्स लेना चाहिए। साबुत अनाज लेना चाहिए, जैसे गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, मोटे अनाज लेने चाहिए। गाजर खाना चाहिए। शतावरी, सेब, ब्रोकली, फूलगोभी, पत्ता गोभी, पालक आदि खाना चाहिए। क्या नहीं खाना चाहिए? मैदा, चीनी, जंक फूड, डब्बाबंद तथा चर्बी वाले खाने एकदम नहीं खाना चाहिए। जानवरों में पाया जाने वाला प्रोटीन जैसे कि पोर्क, हॉट डॉग्स, स्मोक्ड मीट, मूंगफली के प्रयोग पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए। प्रतिदिन कसरत करना चाहिए और आवश्यक पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लेना